हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th की मैथ्स और मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस नाम का एक टॉपिक, जो कि कुछ पार्ट तो उसका 11th में हमने पढ़ लिया होगा और कुछ पार्ट जो है हम वो 12th में पढ़ेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट वो हमारा 11th में आया है, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, और इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है हमारा वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसी 12th क्लास में 2 या 3 यूनिट इसकी डिफरेंशिएशन की भी बची है हमारे, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे 3 यूनिट है हमारे पास। देखो एक बार हम इसको देखते हैं कैलकुलस होता क्या चीज़ है। थोड़ी देर हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन एग्जांपल एंड देन क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक के हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ेंगे। देखिए इसके जो नोट्स है, नोट्स वाला सेक्शन है वो शॉर्ट्स में हम शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से इसको नोट्स भी कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में हमने देखा है, इस यूनिट को हम देखा है तो कैलकुलस लिखा हुआ है हमने। कैलकुलस का मतलब होता है कलन, जिसको हमने दो भागों में बांट रखा है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलेशन। जो इस टाइम हमें यूनिट पढ़नी है वो हमें पढ़नी है इंटीग्रल वाली, इंटीग्रल कैलकुलस वाली यूनिट जो हमारे पास वो पढ़नी है हमें, इसको इस यूनिट को पढ़ना है। और जो इससे पिछली यूनिट थी वो थी हमारे पास मैथ फर्स्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित, जो हम 3 यूनिट जो पिछले मैथ फर्स्ट में थी वो पढ़ना था हमें। देखो जब हम मैथ सेकंड पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें इंटीग्रल कैलकुलेशन की 3 यूनिट पढ़नी है, 7, 8 और 9। तो पहले उसके लिए हमें इंटीग्रेशन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कुछ पार्ट इसका देखो बेसिक जब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इंटीग्रेशन को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन वाला यूनिट पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है और डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। देखो अब शॉर्ट में हमने यहाँ लिख दिया है इसको, जब ये पढ़ेंगे तब इसकी हम बात पूरी पूरी करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है उसको सबसे पहले तो दिखाया जाता है डी वाई बाई डी एक्स से। देखो यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये डी वाई जिसका मतलब है वाई में चेंज हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, उसको दिखाने के लिए हमने ये डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया है। लेकिन जब हम इसको कैसे करते हैं, इंटीग्रल करते होते हैं, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इसका मतलब है इंटीग्रेशन कर रहे हैं वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जो पीछे लिखा है वो उसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं उसको। तो एक तो हम इसको सिंबल लिख दिए डी वाई बाई डी एक्स, और इसको बाई इंटू डी एक्स के फॉर्म में लिख दिए। अब देखो अगर हम बात करें कि इसका एक लाइन में दोनों का मतलब क्या चीज़ है, तो हमें डी, जैसे कि हम अगर लार्ज चेंज देख रहे हैं तो लार्ज चेंज को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेल्टा का। जैसे मैंने डेल्टा एक्स लिखा होता और यहाँ लिखा होता डेल्टा बाई, तो ये बाई में चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा एक्स में, मतलब बाई में लार्ज चेंज और एक्स में लार्ज चेंज। लेकिन जब इसको थोड़ा सा लिमिट विमिट लगा के बनाया जाता है तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। ये हम डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से समझेंगे, और 11th में भी अच्छे से आया है हमारे पास, तो वहाँ पर इसका प्रूफ भी है हमारे पास। तो फिलहाल याद रखेंगे डेल्टा अगर आता है तो वो लार्ज चेंज को दिखाता है, और अगर डी वाई आ गया इसका मतलब वो स्मॉल चेंज को दिखा रहा है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग एक तो ये हो गया कि हमें यहाँ पर रेट ऑफ चेंज के बारे में, और इसी को बाद में स्लोप बोला जाता है। देखो डी वाई बाई डी एक्स को ही स्लोप बोला जाता है। हमने मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है तो उसको हम टेन थीटा से दर्शाते हैं, और टेन थीटा ही में इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब उस लाइन की स्लोप को बताने के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं। तो देखो एक तो अगर हमें स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज बताना हो और या स्लोप बतानी हो तो हम उसके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं। इसके अंदर हमें पढ़ने क्या वाले हैं, देखो लिमिट्स जो कि 11th में हो गया है, कंटिन्यूटी 11th में हो चुका है, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब हम 12th में पढ़ने वाले हैं। तो 11th के 2 या टॉपिक तो हम पढ़ ही चुके हैं, वहाँ पर हमें पढ़ना है। लेकिन अभी अच्छा इसके यूज भी लिख रखे हैं। देखो शॉर्ट में हमने यूज लिखे हैं, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी हो या कर्व की स्लोप निकालनी हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। वक्र की ढाल अगर हमें निकालनी हो, कोई भी लाइन या वक्र कितना झुका हुआ है, तो उसके लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स दिमाग में रखें, उसके बाद देख ले। और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, इसी को यूज करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा भी निकालेंगे। अब ये क्या होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं 11th क्लास में और 12th के पिछले सेक्शन में, तो वहाँ जाकर इनको देखना था, या हम देख लेंगे बाद में। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये वाला सेक्शन सबको पता ही है। वेलोसिटी का मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी। जैसे देखो अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर हम चेंज करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में अगर चेंज कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो एक्सेलरेशन है। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सभी जगह डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज हो रहा है, तो इस तरह से हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं। अब आते हैं हमें जो इस आज से हमें जो पढ़ना है इंटीग्रेशन, उसके अंदर हमारी यूनिट का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। हिंदी में क्या बोला उसको, समाकलन गणित। देखो यहाँ पर तो हमें चेंज निकालना होता है, और वहाँ पर हमें टोटल निकालना होता है। तो इसका मतलब है जब भी ये सिंबल आएगा तो इसका मतलब है वहाँ हम सम इसका सम कर रहे होते हैं, जो भी इसके अंदर लिखा होता है टोटल कर रहे होता है उसका। तो यहाँ पर वो लिखा है स्टडी ऑफ अकोमुलेशन एंड टोटल क्वांटिटीज, मतलब संचय करना और कुल मात्रा कितनी है उसका अध्ययन हम कर रहे होते हैं, मतलब हमें टोटल निकालना होता है, सीधी सी बात है।
धीरे धीरे अगर हमें जोड़ना है किसी चीज़ को, स्टेप बाय स्टेप जोड़ना है, तो उसके लिए हम समेशन का यूज करते हैं, और कहीं से भी जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें पता ही सिग्मा यूज करते हैं। ये दो टाइप का हमें पढ़ना है, एक तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इंडेफिनेट को हिंदी में बोला गया है अनिश्चित समाकलन, और इसको बोला गया है निश्चित समाकलन। सिंबल दोनों को देख लेते हैं। सिंबल इंटीग्रेशन का तो बिल्कुल कॉमन है y dx, बस यहाँ पर ये कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। यहाँ हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। मतलब जब ये टॉपिक आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तो लास्ट लास्ट में होगा, लेकिन अभी तो हमें पूरे में इंडेफिनेट ही पढ़ना है। तो बस इन दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है। देखो y dx उसमें भी है, y dx इसमें भी है। यहाँ पर लिमिट्स नहीं है हमारे पास, मतलब ये लोअर लिमिट बोलते हैं इसको और ये अपर लिमिट है। तो ये ना तो निम्न सीमा है ना उच्च सीमा है, ना निम्न, इसमें निम्न सीमा भी है और उच्च सीमा भी है, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी है। तो यहाँ इसीलिए ये इंडेफिनेट और वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमें पता है कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है। अब इसके यूज क्या है, किसी भी कर्व को बनाना, जैसे हमने कोई भी कर्व बनाया, उसके नीचे का हमें एरिया निकालना है, तो बस हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो उसके एरिया को दिखाएगा। तो एरिया अंडर कर्व निकालना हो, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। वॉल्यूम निकालना हो या टोटल डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये तो कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल का दोनों का क्या मतलब है। हालांकि हमें अभी इसमें ये जानना है कि इंटीग्रेशन और इंटीग्रल का क्या मतलब है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले पे चलेंगे। तो एक बार हम देखते हैं इसको। इंटीग्रल समझ आ गया होगा, दो टाइप का हमें पढ़ना है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट का छोटा सा फॉर्मेट हमें समझ आया, यहाँ लिमिट नहीं होती, वहाँ लिमिट्स होती है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, कर्व के अंदर का एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, टोटल डिस्टेंस निकालना हो, वहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। एक बार इसको लिख सकते हैं, उसके बाद हम पूरा फोकस इंटीग्रेशन पे करेंगे, क्योंकि ये हम 11 में पढ़ चुके हैं कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं। नोट करो। अब देखिए इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, कैलकुलस हमने बांट दिया उसको दो पार्ट्स में। अब हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर 7 का नाम हमारे पास है इंटीग्रल, जिसको बोलते हैं समाकल, समाकलन। देखो यहाँ पर दो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल, समाकलन और समाकल। तो पहले हमने उसको एक बार समझ लिया क्या मतलब है। सीधा एग्जाम्पल्स पर अगर हम देखें तो 2x इंटू डी एक्स का माने की इंटीग्रेशन हमें करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल हमें समझ आ ही गया है कि इस तरह का हमें इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब यहाँ वो लिखा जाता है जिसके हमें इंटीग्रेशन करना है, और जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है वो यहाँ लिखा जाता है। जैसे इसको हमने ऐसे लिखा कि 2x का करना है, और हमने यहाँ लिख दिया dx, इसका मतलब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका, किसका, 2x का। तो ये तो हम धीरे धीरे हम समझ ही जाएंगे जैसे स्टार्ट होगी यूनिट्स। लेकिन अभी हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ी देर के लिए। मान लें कि 2x dx का मतलब ये है कि हमें 2x का इंटीग्रेशन करना था, और किसके रेस्पेक्ट में करना था, जो डी के पीछे लिखा है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो अभी पता नहीं है कैसे होता है, लेकिन फिलहाल मान ले कि एक्स स्क्वायर इसका होता है इंटीग्रेशन, और अभी पूरी यूनिट में यही सीखेंगे हम। और साथ में आता है एक कांस्टेंट जिसका नाम है सी। देखो जब हम 2x इंटू डी एक्स कर रहे थे, तो इसका मतलब था, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका आंसर कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो जो रिजल्ट होता है उसे तो बोला जाता है इंटीग्रल, और जो जिसको हमें बोला जाता है कि उसका इंटीग्रेशन करके बताइए आंसर, तो उसे बोला जाता है इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन एक प्रोसेस का नाम है, और रिजल्ट जब आ जाता है उस प्रोसेस से, तो उसे हम इंटीग्रल बोलते हैं, समाकल बोलते हैं। तो ये बात समझ आ गई होगी, यही बात यहाँ पर लिख के दे दी है ताकि तुमको आसानी रहे समझने में। वैसे इससे समझना है, जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब वो इंटीग्रेशन हो चुका होता है और हमें एक रिजल्ट मिल जाता है तो उसे हम इंटीग्रल बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है इंटीग्रेशन और इंटीग्रल में। हालांकि इसे इंटीग्रेंट भी बोलते हैं, देख लेंगे आगे। तो प्रोसेस का नाम इंटीग्रेशन है और रिजल्ट का नाम इंटीग्रल है। मतलब समाकलन और समाकल दोनों में डिफरेंस ये चीज़ का है। समाकलन मतलब प्रोसेस, और जब रिजल्ट आ जाएगा, जो भी आंसर होगा हमारा, उसको हम इंटीग्रल बोलेंगे। अब आते हैं हम, देखो हमें सबसे पहले इस यूनिट में पढ़ना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसके बाद हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की हम बात कर चुके हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है वहाँ पर फिक्स लिमिट नहीं होती है, यहाँ लिखा भी है हमने। देखो अभी अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ कर आए थे, इसमें लिमिट्स नहीं होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसको इंडेफिनेट बोला जाता है। तो जब लिमिट फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि वहां पर जो आंसर आने वाला है वो भी फिक्स नहीं है हमारे पास, वहां पर कोई ना कोई फंक्शन आएगा वहां पर। तो वही चीज हमने लिखी है कि डज नॉट हैव लिमिट्स, सो रिजल्ट जो होगा इसका वो सिंगल वैल्यू नहीं आके एक फैमिली ऑफ फंक्शन होगा, मतलब निश्चित संख्या नहीं आएगी और कई फलनों का वो समूह हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
समझने के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब इंडेफिनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें लिमिट्स नहीं है, तो हमें पता नहीं कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी। अब हमने देखा था कि जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया था इसका, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्यों आता है तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा भी है, जैसे यहाँ लिखा है देखो 2x इंटू डी एक्स, का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये सी को जो बोला जाता है इस यूनिट के अंदर, पूरे के अंदर ये आने वाला है, इंडेफिनेट के अंदर डेफिनेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि वहाँ वैल्यू फिक्स है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे पहले तो पढ़ना सीखेंगे। इसे बोला क्या जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। अच्छा, अब ये आता क्यों है, ये एक सवाल है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये आता है जबकि डेफिनेट में नहीं आता है। तो उसका देखो रीजन क्या है, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं उसको। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अब हमसे अगर ये पूछा जाता है, बोला जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी वाई बाई डी एक्स। जिस भी फंक्शन का करना है अंदर रख दो। इसको पढ़ा कैसे जाता है, बाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन का सिंबल है बाई और किसके रेस्पेक्ट में करना है उसको पीछे लिख दो, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से हमें इसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ने और लिखने का तरीका है। अब देखो क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, दूसरा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमसे बोला गया कि इसका डिफरेंशिएशन करो दोनों का। जब डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स किया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, देखो ये पिछली यूनिट में हम पढ़ के आ चुके हैं, फिलहाल याद रखेंगे कैसे हुआ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो 5 क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला हमें चाहिए, फॉर्मूले हमें याद है तो ही कर पाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 2x। ये जो पावर है 2 वो नीचे आ जाती है तो ये घट जाती है उसमें से, तो ये आ गया 2x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ऐसे इधर आओ, एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और ये पावर 2 में से एक घटेगी, मतलब 1 और 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कितना आ जाएगा 2x। और 3 कांस्टेंट है अभी भी, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया तो 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का किया तो कितना आया, तो वो भी 2x आया। ओके, अब मेरे से बोला गया है कि इस जो 2x आया है डिफरेंशिएशन जो करने के बाद जो भी आया है डेरिवेटिव आया उसका इंटीग्रेशन कर दो। 2x इंटू डी एक्स, दोनों ही किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो अभी के लिए याद रख लेंगे, कैसे होगा वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है, इधर भी 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है। अब देखो हमने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दिया है, जो डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आई थी जिसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे, उसका वापस इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया, जबकि हमारा मेन फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे ही इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया दोबारा का तो इसका भी एक्स स्क्वायर ही आया था, लेकिन साथ में क्या था प्लस 3। इसलिए हमें या तो वहां पर हमें अगर उसको ओरिजिनल फंक्शन को देखें तो वहां पर एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर 5 होना चाहिए था और यहाँ पर 3 होना चाहिए था, मतलब वैल्यू फिक्स होनी चाहिए थी। यहाँ पर वैल्यू दोनों ही गायब हो गई है, और वो गायब क्यों हुई है, क्योंकि जो कांस्टेंट रहा होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, इसकी वजह से वो गायब हो गई है। तो कांस्टेंट हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट, मनमाना कांस्टेंट मान लेते हैं अपनी मर्जी से, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, और वो है c, और यहाँ पर भी है c। जैसे ही मैं यहाँ c की वैल्यू कितना रखूंगा 5 और यहाँ रखूंगा 3, तो देखो ये ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर c आता है। तो अगर हम एक वर्ड में समझे c क्यों आता है, c इसलिए आता है जब अभी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, जिससे वो इंटीग्रेशन में गायब हो जाता है। अब जब इंटीग्रेशन करने के बाद हम उस ओरिजिनल फंक्शन को देखते हैं तो वो दोनों फंक्शन अलग अलग दिखेंगे। उस फंक्शन को सेम बनाने के लिए हम अपनी तरफ से कांस्टेंट मान लेते हैं, और जिससे वो ओरिजिनल फंक्शन की तरह दिखे। बाद में हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रही होगी, जो कि ये है, इसलिए उसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाएगा। अभी डेफिनेट में क्यों नहीं आएगा, डेफिनेट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू खत्म हो जाएगी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना आके कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिक्स्ड हो जाएगी वहाँ पर वैल्यू, और फिक्स वैल्यू के साथ कांस्टेंट गायब हो जाएगा। जब वो आएगा तब वो बाद में देखेंगे, अभी हम इंडेफिनिट पे काम कर रहे हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, इस पूरे में हमने देखा कि इंटीग्रेशन और इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है। जब किसी भी क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो उसे इंटीग्रेशन, और जब वो रिजल्ट आ जाता है हमारे पास उसे इंटीग्रल बोलते हैं, समाकलन और समाकल। इसमें हमने ये देखा कि इसे इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं होती है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो कोई वैल्यू नहीं आएगी सिंगल, वो आएगी फंक्शंस की फॉर्म में। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी एक फंक्शन है। दूसरी इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो वो क्यों आता है, उसका आंसर है इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट गायब हो जाता है। उसको कांस्टेंट को वापस लाने के लिए मैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट अपनी मर्जी से एक कांस्टेंट मानते हैं जो कि इसके बराबर हो जाता है, इसलिए वो कांस्टेंट वहां पर आता है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसके चलते हैं फॉर्मूले पे, एक बार नोट कर सकते हैं।
अब देखिए इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के जो हमारे फॉर्मूले हैं वो भी हमें देखने हैं एक बार। तो देखो एक बार मैंने समराइज के तौर पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी लिख दिए साथ में, और इंटीग्रेशन तो हमें पढ़ना ही है तो वो भी लिख दिए। एक बार फॉर्मूले की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस यूनिट में, तो वो सारे फॉर्मूले देखेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है एक्स की पावर एन। अगर हम बात करें एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव में हम बात करें, देखो डेरिवेटिव लिखना समझ के आ गया होगा सबको, क्या लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स जैसा लिखा जाता है, और वो होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इनकी क्वेश्चन जब आएंगे तब हम देखेंगे, बट अभी तो फॉर्मूले हम एक जगह हमें मिल जाएगा तो हमें अच्छा आसानी रहेगी बस। तो एक्स की पावर अगर एन है तो हमें क्या करना होता है इसमें डेरिवेटिव निकालने के लिए, उसका जो एन दिया हुआ है जो पावर दी उसको नीचे लाते हैं और उसमें से एक को घटा देते हैं, एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन का सिंबल हमें आ गया वो ये वाला है, और डी वाई बाई डी एक्स वो हो ही गया वहाँ पर। तो x की पावर इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, और जो ऐड होता है वही नीचे लिखा हुआ आ जाता है, और साथ में हमेशा पता है हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ये इस तरह से x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। तो दोबारा सुनेंगे, x की पावर n का, क्योंकि हमें यूनिट में तो यही पढ़ना है क्योंकि वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो रिवीजन हो जाएगा और ये हमें पढ़ना ही है। अगर हमारे पास x की पावर कोई भी है, n है या कुछ भी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, पावर में ऐड करना है, जो भी ऐड करके आता है उसे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर मैं पूछूं x की पावर 4, तो हमें क्या करना है, इसमें एक ऐड करना है x की पावर 5/5 और इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे तब हम इनको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला हम देख रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। 1 क्यों होता है, देखो अगर हम बात करें इसका पावर है 1, तो 1 इंटू हम करेंगे उसमें से एक घटाएंगे इस तरह से, तो 1 इंटू आ जाएगा एक्स की पावर 0, और एक्स पावर 0 कितना होता है 1, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 का 1। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमें इंटीग्रेशन में पूछा जाता है एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाता है, तो हम कैसे करते हैं, एक्स की पावर 1 मान लेते हैं और पावर 1 में ऐड करो 1 तो आएगा 2, और एक्स की पावर 2/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, और ये आंसर हो जाता है। साथ में सी तो आना ही है। अगला है हमारे पास 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, देखो 1 एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 0 होता है। जहां पे भी वही 1 का क्या होता है, तो देखो 1 को कैसे करते हैं, 1 को हम करते कैसे हैं वो तो हम देखेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी देखो अगर हम इसमें देखें तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 मान लेते हैं। जैसे 0 मानेंगे तो एक्स की पावर 0 प्लस 1 बटा 1 करेंगे, तो 1 1 से तो हट ही जाएगा, साथ में क्या जाएगा x, तो इसका मतलब x प्लस सी किसका हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन। दोबारा सुने, 1 हो या कांस्टेंट हो तो उसे याद कैसे करना है, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आ जाएगा साथ में, और कांस्टेंट तो आना ही आना है। जैसे अगर मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ 1 का या कांस्टेंट का, तो क्या आ जाएगा x, साथ में क्या आएगा c। अब 0 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आते हैं हम कांस्टेंट ही पूछ, चलो मान लो सबको 0 और 1 को हटा के कांस्टेंट लिख लेते हैं, जनरल बात कि 0 1 ना हो गए कांस्टेंट हो गए। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 0 होता है, और इंटीग्रेशन कितना होता है, मैंने अभी बोला जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आ जाता है साथ में, k तो था ही हमारे पास, तो kx प्लस सी। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट क्या है k, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा kx प्लस सी, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो। log x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, जहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x प्लस सी। देखो जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है, वो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो मेन फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x प्लस सी होता है। ax का डेरिवेटिव कितना होता है, ax साथ में आ जाता है log a। यहाँ पर ax का इंटीग्रेशन कितना होगा, ax वहाँ पे मल्टीप्लाई में आया था, यहाँ डिवाइड में आ जाता है, साथ में कांस्टेंट आता है। इस तरह से ये वाली हमने लिस्ट देख ली है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आएगा x की पावर n का, तो x की पावर n का कितना होता है याद रखेंगे। इंटीग्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी 1, और जो ऐड होकर रहेगा उसका आंसर आ जाएगा उसके साथ ही, कौन से सबके साथ आना है। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ये सारे हमने डेरिवेटिव देखे। दोबारा देखेंगे, जिन जिन भी वर्ड्स में सी पहले लिखा हुआ है उन सब के आगे देखो माइनस आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखो किस किस में, कॉस में, कॉट में और कॉस एक्स में। तो यहाँ पर देखो सब में माइनस माइनस और माइनस आ रहा है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। पहला लेटर अगर सी है तो उसमें माइनस आ रहा है, डेरिवेटिव करते थे। दोबारा देखेंगे डेरिवेटिव, फिर हम इंटीग्रेशन पे चलेंगे। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, इस तरह से।
दोबारा देख लेंगे और अच्छे से याद कर रहे हैं ये सारे फंक्शन, ये फॉर्मूले, ये तो एक बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पूरी यूनिट में याद करने हैं, मतलब काम आएंगे हमारे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, याद कैसे रखना है, माइनस आएगा कि प्लस, सी पहला वर्ड लेटर है, जहाँ भी सी लेटर दिख जाए डेरिवेटिव में माइनस लगा देना है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। अब आते हैं इनके इंटीग्रेशन पे। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें प्लस आता था, इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, इस तरह से। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो हमें ये याद रखना है। कॉस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, एक हिंट के तौर पर मैं बताता हूँ, देखो दोनों फंक्शंस में अगर देखें ध्यान से, हमने देखा था कि डिफरेंशिएट करके रिजल्ट ये आया था, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए। तो देखो माइनस माइनस को इधर भेज दिया है, तो साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करता हूँ तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है। ऐसे इसमें डिफरेंशिएशन का रिजल्ट था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, मतलब कॉस एक्स का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो साइन एक्स आना चाहिए, देखो साइन एक्स प्लस सी आया, इस तरह से हम कर सकते हैं याद। तो वैसे भी याद हो जाएगा, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है, और उसमें प्लस माइनस को उल्टा कर दो तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा अपना। अब आते हैं टेन एक्स का, देखो टेन एक्स का था सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा जो कि टेन एक्स था। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो इस तरह से याद करना है, सेक एक्स प्लस सी। कॉस एक्स कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है वही इंटीग्रेशन करने पर वो हमें ओरिजिनल फंक्शन दिखेगा। जैसे देखो इनका सबका इंटीग्रेशन करने पर हमें ये फंक्शन दिखा, तो याद कैसे करेंगे, टेन एक्स का अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स। कॉट एक्स का अगर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर सेक एक्स टेन एक्स होता है तो इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो इसका एंटी डेरिवेटिव करते ही हमारे पास इंटीग्रेशन मिलेगा। अब हमसे पूछा जाता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कॉट एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो कॉस एक्स कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद कर सकते हैं, हालांकि याद ही करना है, याद हो जाएगा, बाकी हमने देख लिया। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे इसमें काम आएंगे। जैसे कि हम पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं सारे। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, माइनस आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस रूट के एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस का वन अपॉन में आया एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। माइनस कहाँ कहाँ आएगा, वही सेम जहाँ भी लेटेस्ट में सी सी आ रहा है वहाँ पर सब जगह डेरिवेटिव में माइनस आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, माइनस का वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये रूट यहाँ तक पूरा है। और कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम करते हैं इनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे याद करना है, देखो साइन इनवर्स एक्स का अगर ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो वह वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। माइनस का वन अपॉन एक्स, देखो यहाँ पर लिखा है माइनस का डी एक्स अपॉन रूट के अंदर वन माइनस स्क्वायर अगर है तो वो किसका होता है, कॉस का। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का तो टेन इनवर्स एक्स, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का करता हूँ तो कॉट इनवर्स एक्स, वन अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन का करता हूँ तो सेक इनवर्स एक्स, माइनस का वन अपॉन एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन का करता हूँ तो कॉसेक इनवर्स एक्स। इस तरह से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के भी इंटीग्रेशंस कर लिए हैं। देखो ये सारे जो लिस्ट है, हम शॉर्ट वीडियो वाली जो सीरीज होती है वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। समझने के लिए हमने यहाँ पे समझ लिया एक बार अच्छे तरीके से, सारे फार्मूला में काम आने वाले हैं, 20 फार्मूला लगभग हमारे पास है अभी तो हम इनको तो हमें अच्छे से याद ही करना है, तो इस तरह से एक बार नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। हमने बेसिक सारा कवर कर लिए हैं, सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हम करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हैं। राइट एंड एंटी डेरिवेटिव, हमको सबको पता है इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। और फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टी अवकलन हमें निकालना है निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए। देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास cos 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखो कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, cos 2x इंटू डी एक्स का मतलब है, देखो इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि cos x का
इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आंसर क्या होता है हमारा, देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, ये याद होना चाहिए, अभी अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। अगर मैं पूछता sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है, माइनस आ जाता है, तो माइनस का cos x प्लस सी, इस तरह से ये याद रखेंगे। तो जब हम cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का साइन आता है, और sin का करते हैं तो माइनस cos x, ये तो फॉर्मूला है जो हमें याद हो जाएगा। और इसी तरह से हम रिवीजन भी करते रहेंगे फॉर्मूले का, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो देखो जब इस क्वेश्चन को हम करते हैं cos 2x इंटू डी का, तो हमें पता है कि cos का फिलहाल के लिए इसको 2x को x मान लेते हैं, एक बार थोड़ी देर के लिए x मानेंगे। cos x का क्या होता है, अगर cos x होता है तो उसको लिखते हैं हम sin x, तो हम लिखते हैं sin x, साइन, लेकिन x थोड़ी था, माना था हमने, तो x की जगह था क्या 2x, और साथ में क्या था प्लस का c। अब देखो इसमें याद क्या करना है, जब हम साइन 2x cos 2x का कर रहे थे तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो जो भी x का मल्टीप्लाई होता है उसका हमें करना होता है डिवाइड, जबकि डेरिवेटिव में उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो उस 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये इसका क्या होगा आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। दोबारा देखें एक बार, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको फिलहाल वही मान लेते हैं, जैसे इसको x मान लिया था मैंने साइन cos x का, तो cos x का होता है sin x, लेकिन x नहीं था, x के अलावा जो भी चीज थी वो थी 2, तो उसका हम कर देंगे डिवाइड, और साथ में कांस्टेंट तो आना ही आना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 3x स्क्वायर वाला, तो क्वेश्चन नंबर है 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 इंटू में dx, और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कभी भी हम देखो जितने भी फॉर्मूले हम सब यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास a इस तरह से होता है a प्लस बी, और साथ में होता है dx, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, a dx प्लस b dx, इस तरह से। अगर बीच में प्लस है तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये जो प्लस लिखा हुआ है एक बार dx इसको अलग और इसको अलग कर लेंगे। तो देखो पहली स्टेप में हम यही कर रहे हैं, 3x स्क्वायर, इस dx को एक बार इससे गुणा कर दिया और एक बार इससे गुणा कर दिया, इंटू dx, और साथ में आएगा 4x की पावर 3 इंटू dx, एक बार इंटीग्रेशन इसका, एक बार इंटीग्रेशन, और बीच में कौन सा साइन था प्लस, इस तरह से। जो भी कांस्टेंट है x के अलावा, कांस्टेंट वही है जो x के अलावा है, उसको बाहर निकाल लेंगे, तो 3 को बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4 इसमें से बाहर निकाल लिया, x की पावर 3 इंटू डी एक्स, ये लो। अब हमें देखो यहाँ पर अभी हमें काम क्या आएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जो भी पावर है हमारे पास उसमें हमें एक ऐड करना होता है, और n प्लस 1 जो आता है उसी का डिवाइड करके कांस्टेंट लिखना होता है, ये हमारे पास पावर फॉर्मूला था। तो अब इसको इसमें लगाते हैं, 3 की जगह 3 है, x की पावर 2 है देखो, तो हमें क्या करेंगे 2 में एक ऐड करेंगे, और 2 प्लस 1 जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख देंगे, प्लस में आएगा c1 क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस ऐसे 4 इंटू एक्स की पावर यहाँ 3 है, तो x की पावर 3 प्लस लिखेंगे 1, और नीचे जाएगा 3 प्लस 1, प्लस में इंटीग्रेशन आएगा c2 क्योंकि दूसरी बार इंटीग्रेशन हो चुका है। इसको अब देख लेते हैं एक बार, 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस में c2। देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c1 प्लस c2। और ये कितनी भी देखो यहाँ पर c1 और जो c2 आ रहा है वो स्टेप्स के इंटीग्रेशन है, मतलब 2 स्टेप थी इसलिए c1 आया c2 आया, तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हालांकि हम एक बार लिख दिए, तो इसको अब c1 प्लस c2 को हम c भी लिख सकते हैं सीधा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का c, कैपिटल C, जहाँ पर c की जो वैल्यू है वो c1 प्लस c2 के बराबर है, और ये कितने स्टेप्स के कॉन्स्टेंट है जो कितने भी आ सकते हैं, हम सिर्फ फाइनल आंसर में सिर्फ c दिखाएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा जबकि x डज नॉट 0 है। x 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। तो ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, अभी अभी हमने पढ़ा था लॉग मॉड ऑफ x प्लस 0, ये इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा देखना है, देख ले, वैसे बहुत आराम से पढ़ाया गया है, एक एक चीज जितने भी फॉर्मूले थे हम साइड में लिखते रहेंगे ताकि रिवीजन रहे। इनमें इस क्वेश्चन में हमारे 4-5 फॉर्मूले का रिवीजन हुआ, जैसे cos x का होता है इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x होता है, और x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होता है। अगर बीच में प्लस लगा है तो सेपरेट भी हम उनको कर सकते हैं। तो एक बार नोट करें, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है आप क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स।
इंटीग्रल हम समझ चुके हैं क्या होता है। 3 क्वेश्चन हमें इसमें दिए गए हैं, तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन हमने उठाया है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट सेपरेट मतलब जैसे इस एक्स स्क्वायर का हम एक्स क्यूब में भी भाग दे देंगे, फिर हम इस 1 में भी दे देंगे। तो एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस बीच में है, अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमारा चल रहा है और साथ में क्या है डी एक्स, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएगी, और कटेगी तो क्या होगा, एक्स की पावर 2 और एक्स पावर 3, तो एक्स बचेगा, ये वाली कट जाएगी। और ऐसे ये इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, प्लस है ना ये, तो प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा डी एक्स, ऐसे। अब सेम अगर माइनस है और 2 स्टेप है तो सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया x इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, इसका अलग से इंटीग्रेशन, इसका अलग से इंटीग्रेशन। देखो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, कॉन्सेप्ट वही x की पावर n इंटू डी एक्स का होगा, जिसमें क्या कहता है वो उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और साथ में n+1 भी आ जाता है, साथ में आएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो x की पावर हमारे पास है वो क्या है 1, तो हम क्या करेंगे x की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे और 1+1 कर देंगे। अब चाहे तो हम देखो यहाँ पर 2 स्टेप है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, लेकिन हम फाइनल में भी लिखेंगे, चलो अच्छे से लगेगा इसलिए इसका कांस्टेंट कर देंगे, तो C1 लिख लेते हैं माइनस, इसका भी वही सेम रीजन से x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड में -2 + 1, और इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट फिर से आएगा जिसको हम C2 बोल रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की पावर यहाँ आ गया है 2 अपॉन में 2, और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ये C1 चल ही रहा है, और माइनस का x की पावर -1 अपॉन में -1, और प्लस में क्या चल रहा है C2। अब C1 C2 को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी x वाले टर्म्स को एक तरफ। तो देखो x²/2, अच्छा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x की पावर -1, और नीचे 1 प्लस का रह गया, और साथ में C1 + C2, इस तरह से। अब हमें पता है माइनस को अगर नीचे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x²/2 + 1 अपॉन x, और साथ में प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर है कंप्लीट, जहाँ पर c की जो वैल्यू है वो C1 + C2 के बराबर है। तो ये पहला क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल इजी है। x की पावर 2/3 और साथ में है +1 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सेम पावर वाला रूल लगाएंगे। देखो यहाँ पावर 2/3, पहले तो अलग अलग कर लेते हैं, x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब पावर है तो पावर में हम कैसे करते हैं, दो एक ऐड कर देंगे और जो ऐड होके आता है उसको ही हम जोड़ देंगे, साथ में एक कांस्टेंट आएगा C1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमने बताया था फॉर्मूले में कि जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वही आ जाता है। क्यों आता है उसका रीजन देख लेते हैं एक बार। 1 इंटू एक्स की पावर हम 0 लिख सकते हैं इसको, और डी एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो तो 1 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, x की पावर 0 इंटू डी एक्स आ गया है। अब होगा क्या कि x की पावर वाला इसमें लगाते हैं तो ये आएगा 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस का c। अब हमें पता है 1 इंटू एक्स की पावर 0 में एक ऐड करेंगे तो x ही आएगा, और नीचे 1 आएगा, तो 1 से 1 तो हट जाएगा सर, तो सिंपल सा x आ गया। अब याद करना है हमको तो, लेकिन सीधा याद रख लेंगे कैसे कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वही आ जाता है, ये याद रख लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। उसके बाद इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट आएगा C2। अब देखो 2/3 + 1 करना है, काफ़ी बार तो यही दिक्कत है, 2/3 + 1, तो एलसीएम लेंगे 3 इधर मल्टीप्लाई है ना, और ये इससे हो गया तो ये आएगा 2 + 3 कितना आया 5/3। तो यहाँ पर पावर कितनी आ गई है, x की पावर 5/3, और नीचे भी 5/3 प्लस का x लिख लेते हैं और साथ में C1 + C2 लिख देते हैं। ये 5 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस का c, जहाँ पर c की वैल्यू क्या है C1 + C2। ऐसे करके हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन के लिए जगह हमारे पास है, कर देंगे, इसमें हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है x की पावर 2/3 प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस का 1 अपॉन x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, सबको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ईजी क्वेश्चन है, x की पावर 2/3 और dx भी लगाते चलते हैं। देखो अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हैं हम, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और अंदर e की पावर x इंटू डी एक्स रह जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ जमाया हमने और कुछ नहीं किया।
इसका dx लगाया, इसके साथ dx, इसके साथ dx, टू कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया ex dx, और ये तो साइन, बीच में जो साइन थे उनको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, जो थे वो ही लगाए। इसका तो अभी अभी किया, देखो x की पावर 2/3 का फाइनल कितना आया था, हम दोबारा कर लेते हैं। x की पावर 2/3 प्लस 1 आएगा, 2/3 प्लस 1 आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आएगा c1 बोल देते हैं, प्लस 2 है e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, और इसका कांस्टेंट आएगा c2। अब -1/x का क्या होता है, log mod x आएगा, प्लस का c3। ये हमारे पास इंटीग्रेशन डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखो ये कितना आएगा 5/3, x की पावर आ गई है 5/3, नीचे भी वही 5/3, प्लस अब देखो x वाला 2 इंटू ई की पावर x लिख लेते हैं, माइनस का log mod x लिख लेते हैं। तीन स्टेप थी इसलिए तीन कांस्टेंट आए, c1 c2 और c3, इन बाद में को फाइनल आंसर में हटा देंगे हम। इसको नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3/5, x की पावर 5/3 प्लस 2 इंटू ई एक्स माइनस लॉग मॉड x, और साथ में आ गया प्लस का c, और ये कंप्लीट तीनों क्वेश्चन हो चुका है। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चंस को हमने डन कर दिया स्टेप बाय स्टेप, साथ में फॉर्मूले का रिवीजन भी हमने कर दिया। इस एग्जांपल नंबर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जो फॉर्मूला हुआ है वो x की पावर n का ही हुआ है। x की पावर जो n है उसका इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू n+1 और n+1 प्लस c के साथ ही कंप्लीट हुआ है। अब बचे हुए एग्जाम्पल हम करेंगे कल, और साथ में करेंगे कुछ क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।